हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 में से आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपकी बुक में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसमें से एक है, बोथ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आज मैं और आप मिलके इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इजीली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ HGP and what is its applications. So my dear friends, welcome to my channel Biology Wit and I am Yogita Gupta. Let's start today's class. बच्चों, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो हम पढ़ने लगे हैं, तो पहले व्हाट इज़ जीनोम। पहले तो हमें जीनोम के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल्स से मिलके बनी है। तो सेल्स के अंदर तो होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं ये भी आपको पता है, ये DNA के बने होते हैं। तो जितना भी पूरा DNA लगा है इन क्रोमोसोम्स को बनाने में, होल सेट ऑफ DNA जिसने इन क्रोमोसोम्स के सेट को बनाया है, दैट इज़ नोन एज जीनोम। गॉट इट? अब आपको समझ आया कि जीनोम क्या होता है। तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल्स के अंदर है दैट इज़ नोन एज जीनोम, जैसे कि मैंने आपको बोला। और DNA हमारा क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, क्योंकि जीन्स जो हैं उन्हीं के कारण हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम तक ट्रांसफ़र होते हैं और DNA जो है उन्हीं जीन्स को बनाता है। नाउ जो भी हमारा जेनेटिक मेकअप है वो डिपेंड करता है अपॉन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है DNA जो है वो 4 टाइप के बेसिस से मिलके बना है। जो 2 टाइप्स के बेसिस होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन्स और सेकेंड वन को बोलते हैं पायरिमिडिन्स, ये भी आपको पता है। और जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स हैं वो आपस में कंबाइन करके इस लैडर लाइक DNA की ये जो स्टेप्स हैं ये इनको बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से हैं, वो हैं एडेनिन, साइटोसिन, थायामिन एंड ग्वानिन। ये 4 टाइप के जो बेसिस हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा DNA बनता है। बच्चों, सभी का DNA इन्हीं बेसिस से बना है, ठीक है ना। बट फिर हमारी सबकी शक्लें अलग अलग क्यों होती हैं, क्योंकि इन बेसिस से हम सारे हमारा DNA, बट हमारा इनका अरेंजमेंट में डिफरेंस है। हो सकता है हम मेरे DNA की इतनी सी सेगमेंट में 4 टाइम्स A आता हो, 3 टाइम्स T आता हो, 2 टाइम्स C आता हो और 1 टाइम G आता हो, और आप में 1 टाइम A आता हो एंड 5 टाइम्स T आता हो, 2 टाइम्स G आता हो, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसी के कारण जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं उनमें सारे डिफरेंसेस होते हैं। सो कहाँ पर डिफरेंस हुआ, DNA के सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस हुए, इसलिए 2 इंडिविजुअल्स जो होते हैं, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो बच्चे, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। सो इसी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1990 में। क्या करने के लिए, टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम। उन्होंने कहा देखें तो सही कि ह्यूमन जीनोम के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं उनके बेस पेयर्स कैसे उनका सीक्वेंस क्या है, कैसे हम उनको स्टडी कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट में की हेल्प से और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम और ज़्यादा प्रोग्रेस जहाँ पर हम कर सकते हैं। सो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये 13 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1990 में स्टार्ट करना है एंड 2003 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसको स्टार्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और भी कई कंट्रीज जो थी बच्चों, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी इस प्रोजेक्ट में, लाइक जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर कंट्रीज आल्सो। और इसके बेनिफिट क्या थे, इससे साइंटिस्ट को नए रास्ते मिले टू डायग्नोज, ट्रीट एंड प्रिवेंट ह्यूमन डिजीज़। ऐसी ह्यूमन डिजीज़ के इलाज होने पॉसिबल हो गए जो कभी भी जिनका डायग्नोसिस ही नहीं होता था या फिर जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं होता था। अब
इसकी नॉलेज को साइंटिस्ट ने सिर्फ ह्यूमंस तक ही नहीं रखा, इस नॉलेज को उन्होंने अप्लाई किया टू नॉन ह्यूमंस आल्सो, लाइक प्लांट्स एट्सेट्रा, सो दैट इसको भी प्लांट्स को भी या एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोगों को इससे हेल्प मिल सके। सो उन्होंने बैक्टीरिया, यीस्ट, फ्रूट फ्लाई, जिसको आप ड्रोसोफिला कहते हैं, प्लांट्स लाइक राइस एट्सेट्रा पे भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंसिंग का मेथड था, इसमें इन सब के भी जीन्स को, बेस पेयर्स को सीक्वेंस किया गया और इस नॉलेज को ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के काम में तो लाया ही गया, बट एग्रीकल्चर और एनर्जी प्रोडक्शन के फील्ड में भी ये नॉलेज बड़ी हेल्पफुल रही। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ना जो, तो उसकी टेक्निक से हमें पता चला कि कैसे हमने डीएनए को निकालना है। अब देखो, सेल तो हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देता, सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ दिखाई देगा, उसके अंदर क्या है, इतना सा सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, फिर क्रोमोसोम्स के अंदर का जो डीएनए और उनके बेस पेयर्स, इतना मुश्किल काम। तो अब इसके लिए हमें पहले इस पूरे डीएनए को यहाँ से बाहर निकालना है, मतलब आइसोलेट करना है और फिर उसकी क्लोनिंग करनी है। इसके लिए जेनेटिक जो इंजीनियरिंग थी उसकी पूरी टेक्निक्स ने बड़ी हेल्प की साइंटिस्ट की, सो दैट वो नई नई इन्वेंशंस कर पाएँ। नो बच्चों, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। अब देखिए, मेगा प्रोजेक्ट तो ये है ही क्योंकि इतना बड़ा काम करना है, सेल्स के अंदर सारी डिटेलिंग निकालनी है। तो आपको पता है कि हमारा ह्यूमन जीनोम जो है, हमारे सेल का एक जो न्यूक्लियस के अंदर जब हम इसके डीएनए को स्टडी करते हैं, उस डीएनए के अंदर 3×10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, जो एडेनिन, गुआनिन का जो मैंने बताया, AATT, CCGG, है ना। तो ये 3×10⁻⁹ मतलब 3 के साथ आपने 9 ज़ीरोज़ अगर आप जोड़ो तो इतने बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। तो इन सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना है, उनको स्टडी करना है, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो अगर एक बेस पेयर को स्टडी करने की कॉस्ट लगती है बच्चों $3, ओके, अमेरिकन डॉलर्स, $3 लगते हैं 1 बेस पेयर को स्टडी करने के लिए कॉस्ट आती है। तो अगर इतने बेस पेयर्स को स्टडी करना है तो $9 बिलियन लगेंगे। तो सोचो आप, ये कितना ज़्यादा ये खर्च करने वाला प्रोजेक्ट था, बट इसके जो आगे लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स थे वो बड़े ज़्यादा थे। सो अगर हमने ये जो नॉलेज गेन की ना, तो अगर हमने चलो खर्चा भी किया, अब इस नॉलेज को हमने कहीं रखना है, तो सपोज़ करो अगर हमने एक सिंगल ह्यूमन सेल का जो जीनोम है, अगर हमने उसकी जो जितनी भी नॉलेज गेन की, सीक्वेंसिंग की, डीएनए सीक्वेंसिंग की, अगर हमने उसको बुक्स में अगर स्टोर करके रखना है, और अगर एक बुक जिसमें 1000 पेजेस होंगे, एक कॉपी अगर हमने ले ली 1000 पेजेस वाली, और एक पेज पे अगर 1000 लेटर्स अगर हम लिख सकते हैं, तो ऐसी हमें 3300 बुक्स चाहिए। कितने सेल्स की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए? सिंगल ह्यूमन सेल की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। सो इतने बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए अब हम बुक्स कहाँ से इतनी प्रिंट करते रहेंगे, तो उसके लिए हम और कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे हम उनके कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए जो डेटा को स्टोर कर पाएँ और जब चाहें साइंटिस्ट उस डेटा को रिट्रीव कर पाएँ और इस डेटा को एनालाइज कर पाएँ। तो उसके लिए हमें हाई स्पीड कंप्यूटर्स चाहिए। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, इस बायोलॉजी की इस एक नई ब्रांच जो थी वो पैदा हुई, जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसकी हेल्प से कंप्यूटर्स की भी नए नए कंप्यूटर्स की इन्वेंशन हुई, जिसमें हम हाई स्पीड से अपने इस डीएनए सीक्वेंसेस की नॉलेज को उसमें स्टोर कर पाएँ। जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा तो साइंटिस्ट के मन में क्या क्या गोल्स थे। फर्स्ट गोल था कि टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स, कि ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन जीनोम में 20,000 to 25,000 जीन्स होते हैं। और उन्होंने कहा कि एक कंप्लीट और एक्यूरेट सीक्वेंस देना है सारे बेस पेयर को। वो तो आपको पता है कितने हैं,
3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं जो ह्यूमन डीएनए में होते हैं। इनको सबको क्या करना है, इनको सीक्वेंस देखना है हमने। और जितना भी हमने ये सारा कुछ पढ़ाई की, सारी नॉलेज गेन की, उसको फिर क्या करना है, पहले भी हमने कहा स्टोर करना है किसमें, डेटाबेसेस में, मतलब कंप्यूटर्स में या किसी बुक्स में, सो दैट टाइम आने पर हम उसको स्टडी कर पाएँ। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू टूल्स को डेवलप करना पड़ेगा और इम्प्रूव जो ऑलरेडी हमारे पास टूल्स हैं इस डेटा को स्टोर करने वाले, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन इन साइंटिस्ट के पास है वो वाइडली अवेलेबल हो, वो सबके पास जाए। और इस नॉलेज को सिर्फ हमें ह्यूमंस तक या नॉन ह्यूमंस की सिर्फ इनकी डिजीज़ को क्योर करने के लिए नहीं रखना है, इस नॉलेज को हम इंडस्ट्रीज तक ले जाएं, ठीक है, सो दैट हमें और भी ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स हम इसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर पाएँ। मोर ओवर इस HGP के गोल्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक गोल था, वो था एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना। स्टूडेंट्स, जब किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ में जब उसकी हेरिडिटिकल जो उसकी पूरी फोर फादर्स की हिस्ट्री को जानना है, हेरिडिटिकल डिजीज़ के बारे में जानना है, तो उसके लिए उसको एथिकली या लीगली उसको सिक्योरिटी है उस ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं, या सोशली उसकी क्या पोजीशन रहेगी, तो ये भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट्स थे। नो बच्चों, अब आता है मेथडोलॉजीज़ कि कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम क्या किया गया, कैसे हुआ। तो इसके लिए 2 अप्रोचेस थी। फर्स्ट अप्रोच जिसको कहते हैं EST, जिसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इस अप्रोच में उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उस डीएनए को, अब देखो पहले मैं ये बाद में पढ़ाती हूँ। देखिए हमारे सेल के अंदर जो भी जितना भी डीएनए है, इस डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो कोडिंग करता है और कुछ जो पार्ट जो होता है वो नॉन कोडिंग होता है। मतलब कुछ पार्ट जो कोडिंग करता है, इसका मतलब वो उसी डीएनए से आरएनए बनता है और उसी आरएनए से बाद में प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। और जो नॉन कोडिंग होता है वो आरएनए नहीं बनाता है। अब जो ये जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स वाली टेक्निक थी, इन्होंने कहा, इस टेक्निक में साइंटिस्ट ने कहा कि हमने सिर्फ उसी डीएनए के पार्ट को स्टडी करेंगे, उन्हीं जीन्स को स्टडी करेंगे जो आरएनए बनाते हैं। अंडरस्टूड। मगर जो सीक्वेंस एनोटेशन जो दूसरी टेक्निक थी, उन्होंने कहा नहीं, ये ब्लाइंड अप्रोच थी जो यही बाद में यही कंटिन्यू हुई, ठीक है, यही कंटिन्यू हो रही है आज तक। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ उतने पार्ट को स्टडी नहीं करना है कोडिंग वाले को, हमें होल सेट ऑफ जीनोम को स्टडी करना है, जिसमें सारा कोडिंग पार्ट भी आएगा और नॉन कोडिंग सीक्वेंसिंग भी आएंगे। और फिर हम उनको बाद में देखेंगे कि उनके कैसे कैसे फंक्शंस उनको असाइन होंगे। अंडरस्टूड। तो ये 2 मेथडोलॉजीज थी, सबसे पहले ये डिसाइड हुई। नाउ डीएनए सीक्वेंसिंग में होते क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले हम वो स्टडी कर लें। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सेल के अंदर से, सेल जो हमें दिखाई ही नहीं देता, उसका न्यूक्लियस कहाँ दिखाई देता है, उसके अंदर से जो ये जो डीएनए है, इसको हमने पहले बाहर निकालना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को हमने संवारना हो तो उसको इस रूम में से बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो हमने इस न्यूक्लियस के अंदर से इस डीएनए को बाहर निकालना, मतलब इसको हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है। अंडरस्टूड। नाउ इस डीएनए, क्योंकि ये डीएनए पता कितना होता है, 3 to 4 मीटर्स होता है हमारे एक सेल के अंदर, इतना बड़ा। अब इस डीएनए को हमने, ये जो इतना बड़ी सेगमेंट है, जो पहले तो वो ऐसे ऐसे होता है, अगर हमने इसको सीधा भी कर लिया, स्ट्रेच भी कर लिया, अब इतनी बड़ी सेगमेंट को तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसके सीक्वेंसेस को। हमने इसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना है। ओके, तो ये जो हमें सीज़र दिखाई दे रही है, इस सीज़र की हेल्प से नहीं कट होता है, ये मैंने वैसे ही आपके लिए पिक्चर लगाई है कि हमने उसको, हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कट करते हैं। ये सीज़र्स जो जिससे हम उनको कट करते हैं वो सीज़र्स नहीं होती, वो एंजाइम्स होते हैं, जिनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। ये एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं। समझ आ गई। अब डीएनए की इतनी बड़ी जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर था, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया। नाउ अब ये जो छोटे छोटे कट पीसीज हैं, यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए, ये ह्यूमन डीएनए है, इसको छोटे छोटे पीसीज के यहाँ पर काट लिए,
ठीक है। अब क्या किया, अब ये जो है वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप ई कोलाई कहते हैं, आपने सुना ही होगा नाम, एशरिचिया कोलाई उसका नाम होता है बैक्टीरिया का। उसका यहाँ पर डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और साथ में यहाँ पर एक अलग से डीएनए का पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये भी डीएनए ही होता है और ये बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। अब इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर से साइंटिस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, वो एक्ट करता है एज अ फैक्टर। अब इस प्लाज्मिड को क्या करना है, जिस एंजाइम ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको कट किया था छोटे छोटे पीसेस में, इस वेक्टर को भी उसी एंजाइम की हेल्प से काटना है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, और इसके इस जो कटा हुआ पोर्शन है उसको फेंक देना है। अब उसकी जगह पर ह्यूमन डीएनए को यहाँ पर, या देखो यहाँ पर या यहाँ पर, इसको ह्यूमन डीएनए को यहाँ पर क्या कर देना है, अटैच कर देना है। समझ आ रहा है? जिस एंजाइम की मदद से इसको अटैच करते हैं उस एंजाइम को कहते हैं लाइगेस। मतलब जैसे फेविकोल होता है ना, ऐसे ह्यूमन डीएनए इसके साथ अटैच हो जाता है। अब वो रिकम्बिनेंट वेक्टर बन गए, मतलब उनका अपना भी डीएनए है और साथ में ह्यूमन का डीएनए भी साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस वेक्टर को फिर से बैक्टीरिया के अंदर इम्प्लांट कर लेते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो यूजुअली जैसे वो बाइनरी फिजन करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेते हैं अपनी फैमिली, और सभी के अंदर वो ये जो प्लाज्मिड होगा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट ह्यूमन डीएनए का भी होगा। तो इसका मतलब हुआ ह्यूमन डीएनए का जो छोटू सा पोर्शन हमने यहाँ पर लिया था, ये एम्पलीफाई होके बड़ा होके देखो कितना बड़ा हो गया। समझ आ गई बात? अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके साइंटिस्ट ह्यूमन डीएनए के सीक्वेंसेस को ठीक कर सकते हैं, या इन डीएनए के सीक्वेंसेस को डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसके लिए, इस वेक्टर के लिए अगर हमने बैक्टीरिया का यूज़ किया तो उनको बोलेंगे, तब बोलेंगे BAC, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अगर यीस्ट का यूज़ किया तो उनके क्रोमोसोम को बोलेंगे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, YAC। MCQ में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नौ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुई एम्प्लीफिकेशन, मतलब ह्यूमन डीएनए देखो अपने आप ही कितना बड़ा ग्रो हो गया सभी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एक सिंगल पीस था और सभी के अंदर वो धीरे धीरे सब में आ गया, और ताकि एक ही बारी में साइंटिस्ट उसको यूज़ कर पाएँ। नाउ इनको, अब इनकी फ्रैगमेंट्स को हमने सीक्वेंस करना है विद द हेल्प ऑफ डीएनए सीक्वेंसर्स, जो काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक सिंगर्स मेथड। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सिंगर, उनका जो प्रिंसिपल था, उन्हीं के प्रिंसिपल पे ये डीएनए सीक्वेंसर काम करते हैं। और इन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स को यूज़ करके हम इन डीएनए सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं और उनको प्रॉपरली अलाइन करते हैं इन अ प्रॉपर फैशन। ठीक है, अब ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ये जो प्रोसेस जो था, जो 2003 में कंप्लीट होना था, बेसिकली वो हो चुका 13 इयर्स में, मगर सिर्फ बच्चों सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग रह गई। समझ आई? बाकी सारे क्रोमोसोम्स को साइंटिस्ट ने सीक्वेंस कर लिया देखो 13 इयर्स में ही, बट सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग रह गई जो मई 2006 में कंप्लीट हुई। अब ये जो हमने 24 ह्यूमन क्रोमोसोम लिखे हुए हैं, आप इसके साथ कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमारे, आपको पता है ऑटोसोम्स कितने होते हैं हमारे हैप्लॉइड सेल में, 22, और 1 होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम फीमेल्स में कहते हैं X और मेल्स में कहते हैं Y। तो हमने टोटल Y को भी स्टडी करना है, X को भी करना है, और 22 ऑटोसोम्स को भी करना है। तो टोटल कितने हो गए? 24। ठीक है ना? तो 24 में से सिर्फ 23 तो स्टडी कर चुके थे, वो सिर्फ X रह गया था जो 206 में, जिसकी पूरी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई। नो क्या क्या सेलिएंट फीचर्स थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी जो आफ्टर स्टडिंग ह्यूमन जीनोम जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। सबसे पहला ये था कि उनको पता चला कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। एक जीनोम के अंदर इतने बेसिस जो हैं AATT जो जुड़ के इतनी बार जुड़ते हैं और वो DNA बनाते हैं। एक जीन में 3000 बेसिस होते हैं। ठीक है, और जो लार्जेस्ट जीन है हमारी बॉडी का उसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओरिजिनली उन्होंने एस्टिमेट किया था
कि जो नंबर ऑफ़ जीन्स हैं हमारी बॉडी में वो होंगे एक सेल में वो होंगे 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। मगर उसके बाद में ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में उनको पता चला कि हमारे एक सेल में 30,000 जीन्स होते हैं। उन्होंने कहा कि जो 50% जीन्स हैं उन्हीं के फंक्शंस अभी तक पता हैं। 50% जीन्स के फंक्शंस जो हैं वो अभी तक अननोन हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ना बेटा, 99.9% सब में एक जैसा उनका सीक्वेंस होता है। सिर्फ 0.1% जो होता है वो ही उनके सीक्वेंस में डिफरेंस के कारण सारे इंडिविजुअल, इतनी दुनिया के इतने लोग जो हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं सिर्फ इतने से डिफरेंस के कारण। 99.9 जो उनका सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम होता है। अंडरस्टूड। नाउ जीनोम में जितने भी जो होते हैं कोडिंग पोर्शन वो सिर्फ 2% ही होता है जो प्रोटीन्स बनाता है, बाकी वाले नॉन कोडिंग होते हैं। और रिपीटेड सीक्वेंसेस मतलब जो ए है, सपोज करो एक सेगमेंट में हो सकता है थोड़ी देर के बाद फिर से ए 3 बार आए, हो सकता है फिर से एक ए 3 बार आए, तो इसको कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। तो ये बहुत लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का कि जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं वो बार बार हर एक के जीनोम में होते हैं। अगर हम डीएनए सीक्वेंसेस को स्ट्रेच करें, मतलब जो ऐसे डीएनए था उसको अगर हम स्ट्रेच करके ऐसे करके देखें तो कई बार 100 से लेके 1000 टाइम तक जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहे होते हैं थोड़े से पोर्शन में ही। अंडरस्टूड। ये सिर्फ प्रोटीन्स को ही कोड नहीं करते हैं मगर ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर भी लाइट डालते हैं। ये भी बताते हैं कि ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसी हुई और दूसरे बाकी डायनामिक्स के बारे में भी। आगे है कि क्रोमोसोम 1 जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स होते हैं और वाई जो है उसमें सबसे कम जीन्स होते हैं, उसमें 231 जीन्स होते हैं। और उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने आइडेंटिफाई की 1.4 मिलियन लोकेशंस जिसमें सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस जो थे वो ह्यूमन बींग्स के अंदर थे, जिसको कहते हैं SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आप एक डीएनए को जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, अगर डीएनए को निकालो तो उसमें आप देखो कि एक ही डीएनए के अंदर 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी होंगी जहाँ पर सिर्फ सिंगल एक ये जो बेस है ये इसमें डिफरेंस आएगा। देखो फर्स्ट ह्यूमन में बाकी सारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सारे बेसिस सेम है, सिर्फ एक बेस का ही डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में ए है एडेनिन, सेकंड वाले में ग्वानिन है, थर्ड वाले में थायमिन है, और इतने से डिफरेंस से ही इन सारे में डिफरेंस है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग द क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। और इससे हमें बहुत सारे डिजीज़ के जो जीन्स हैं उनके बारे में पता चला कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से जीन्स जो हैं वो ट्यूमर कॉज कर रहे हैं, कौन से जीन्स जो हैं वो ऐसी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं जो जेनेटिक हैं, जिनका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि इतनी मेहनत करने के बाद साइंटिस्ट को मतलब क्या क्या यूजेस मिले इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो फर्स्ट इज़ नॉलेज अबाउट डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन हेल्प टू डायग्नोज, ट्रीट एंड प्रिवेंट थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर्स। ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको क्योर नहीं हो पाता था, वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से क्योर होने लगी। इसकी नॉलेज को सिर्फ हेल्थ केयर में ही नहीं यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर और एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ किया गया। मोर ओवर इससे बायोलॉजिकल सिस्टम्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में भी हेल्प मिली और बायोलॉजिकल रिसर्च, नई रिसर्चेज होने लगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से। टिश्यू के अंदर सारे जीन्स के क्या सीक्वेंसेस हैं, या ट्यूमर जो किसी को अगर हो गया है तो उसके जीनोम में क्या सीक्वेंसेस हैं, रिसर्चर्स ने इनको सभी को अच्छे से स्टडी किया और ये भी स्टडी किया कि कैसे सारे जीन्स जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो हैं वो वर्क करते हैं इकट्ठे, सो दैट एक ह्यूमन के सारे सिस्टम्स जो हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पाएँ।
सो बच्चों ये था सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने अगले लेसन तक थैंक यू वेरी मच।